और चैप्टर का नाम है यूरोपीय भारत में यूरोपियों यूरोप कंपनी की स्थापना और विस्तार। समझ रहे हैं? हेलो, आज जो चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनी की स्थापना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्थापना और विस्तार। तो आधुनिक काल में मैंने पहले दिन का जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था कि आधुनिक शब्द ये यूरोपीय शब्द हैं। मॉडर्न चलो दोस्तों, प्रेसिडेंट की संख्या इन इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्थापना और विस्तार। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले पुर्तगाली से। चौदह ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भारत आए थे। इसको चलो निकालो। पुर्तगाली प्रथम थे जिन्होंने एक नवीन मार्ग की खोज की थी। हम लोगों ने एक बार चर्चा भी किया था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस पर हमने आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी बनवाया था। तो सबसे पहला यूरोपीय था में पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 1498 से पूर्व भारत और यूरोप का व्यापारिक संपर्क नहीं था। अब देखिए, इस जो मैं वाक्य बोल रहा हूं, हेलो, इस वाक्य का एक अर्थ है और आपके लिए प्रश्न भी है। सबसे पहला अर्थ यह है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, और दूसरा है इसमें कि वास्को डी गामा के भारत आने से पहले भी भारत और यूरोप का व्यापारिक संपर्क था। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि भारत और यूरोप का वास्को डी गामा के आने से पूर्व व्यापारिक संपर्क अरब व्यापारियों के माध्यम से था। यूरोप और भारत के मध्य में जो मध्यस्थता करते थे, जो व्यापार करते थे, व्यापार होता था, उसमें अरब व्यापारियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। तीसरी बात यह है कि वास्को डी गामा के भारत आने से पहले भारत और यूरोप का व्यापार मूल रूप से दो मार्गों से होता था। एक स्थल मार्ग था और एक जल मार्ग था। लेकिन कोई भी मार्ग पूरे जल नहीं था। लेकिन जल मार्ग से जो व्यापार होता था वो अरब सागर में लाल सागर के में प्रवेश करने के बाद वो मिस्र तक पहुंचता था, और फिर बीच में रेगिस्तान था, उसमें स्वेज नहर नहीं बना हुआ था, उसको लोग पैदल पार करते थे, फिर भूमध्य सागर में प्रवेश करते थे और वहां से फिर समुद्र के माध्यम से इटली तक पहुंचते थे। और इटली व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था यूरोप में, और पूरे यूरोप को भारतीय सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। दूसरा मार्ग स्थल मार्ग था। दूसरा मार्ग एक जल का मार्ग और था जो अरब सागर में पर्शियन गल्फ सी से निकलता था, पर्शियन गल्फ से, और वो मेसोपोटामिया से फिर सीरिया, और सीरिया से फिर वो तुर्की होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करके इटली पहुंचता था। जाना फाइनली सबको इटली था। मध्यस्थ था अरब व्यापारी, और यूरोप में भारतीय वस्तु का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो इटली के नगर थे। ये याद रखना है। समस्त यूरोपीय देशों को भारतीय सामान इटली के माध्यम से ही मिलता था। यूरोप में इटली में भारतीय सामान का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भारतीय नहीं था, कोई अरबिक व्यापारी नहीं था, वो इटालियन ट्रेडर्स हुआ करते थे जो भारतीय सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और काफी बड़े मुनाफा कमाते थे।
जबकि भारतीय वस्तु विशेष रूप से दो वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी यूरोप में, वो कंडीशनल थी, एक मसाला का और दूसरा सूती वस्त्र का। मसाला उनको इसलिए चाहिए था कि विंटर सीजन में, जिसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं अपने यहां, वहां पर में हिमपात बहुत अधिक होता था, स्नोफॉल बहुत अधिक होता था, जिसके कारण पूरी की पूरी जो चारागाह था वो कवर्ड हो जाता था स्नो से। चारे की कमी के कारण लोग भारी संख्या में अपने पशुओं को, अपने कैटल्स की हत्या करते थे। फिर उस मांस को सुरक्षित करने के लिए उनको भारतीय मसाला चाहिए था, इसलिए भारतीय मसाले की मांग बहुत अधिक। और भारतीय मसाला भारत से यूरोप, इटली तक पहुंचाने का काम चाहे स्थल मार्ग से हो चाहे जल मार्ग से हो, अरब के व्यापारी करते थे। और इटली संपूर्ण यूरोप को ये भारतीय मसाला और सूती वस्त्र डिस्ट्रीब्यूट करता था। 1498 में वास्को डी गामा ने एक नवीन मार्ग की खोज की, जो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, फिर केप ऑफ गुड होप से वो मेडागास्कर गया, और मेडागास्कर में स्थानीय लोगों से उन्होंने दोस्ती की उसने, और उसके मदद से वो कालीकट पहुंचा, वो जो वहां पर जमोरिन का शासन था। और ये भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम आधुनिक यूरोपियन जो था वो वास्को डी गामा था, जो जल मार्ग से आया था, एक नवीन मार्ग की खोज की। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ में आए? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो कि वास्को डी गामा, जब जमोरिन ने तब इनका स्वागत किया, वास्को डी गामा का, लेकिन जमोरिन ने जो स्वागत किया वास्को डी गामा के, ये अरब व्यापारियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अरब व्यापारी को यह बात स्पष्ट रूप से महसूस हो गया, दो बातें महसूस हो गई कि भविष्य में उनका व्यापारिक महत्व समाप्त होने वाला है, और उनके स्थान पर एक नवीन व्यक्ति का, नवीन समुदाय का, नवीन संस्था का प्रवेश हो चुका है। इसलिए उन्होंने नव आगमित पुर्तगालियों का विरोध शुरू किया। सबसे बड़ी बात है, यात्रा के बाद जब वास्को डी गामा अपने साथ जब अपने देश लौटा, तो अपने साथ कुछ काली मिर्च लेकर गया, ब्लैक पेपर। उस ब्लैक पेपर से उसको इतनी अधिक कमाई हुई, इतना अधिक उसको धन मिला कि उसके टोटल खर्च से का वो 60 गुना अधिक था। उसने अपने एक यात्रा संस्मरण लिखा, जो पूरा यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो गया। खैर 1501 में फिर से भारत वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और इस बार जब वो भारत पहुंचा तो इसने एक कोचीन में, केरल में नहीं, 1503 की घटना है, कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दी। जो फैक्ट्री होता है वहां पर कोई उत्पादन नहीं होता है, वो व्यापारिक केंद्र
होता था जहां पर कि सारे व्यापारी लोग गैदर्ड होते थे, सारे विभिन्न क्षेत्रों से अपना सामान गैदर्ड करते थे, संग्रह करते थे और फिर उसे यूरोप वहां से एक्सपोर्ट कर देते थे। इसीलिए उस स्थल को फैक्ट्री कहा गया। उनके आय व्यय, उनके मुनाफे का, उनका सारा रिकॉर्ड वहां पर तैयार किया जाता था। वो जगह उस फैक्ट्री कहा जाता था, वो उनका केंद्र होता था, वहां कोई उत्पादन नहीं होता था। तो 1503 में पहली जो फैक्ट्री खुली भारत में यूरोप की, वो पुर्तगालियों ने स्थापित किया और वो प्लेस था कोचीन। बढ़िया से लिख लीजिए इसको। 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने निर्णय लिया कि वहां पर में ये हर साल जो कंपनी का जो बेरा भेजा जाता है, इसमें बहुत खर्च होता है, तो वहां एक गवर्नर की नियुक्ति की जाए। तो पुर्तगाली फैक्ट्री के गवर्नर बना करके डी अल्मेडा को भेजा गया। तो पहला यूरोपीय गवर्नर, व्यापारिक गवर्नर भारत में कौन था? डी अल्मेडा। और पहली जो फैक्ट्री थी वो कोचीन में खुली, वो पुर्तगालियों की थी और पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था डी अल्मेडा। डी अल्मेडा जब भारत पहुंचा, दक्षिण भारत में था। अब देखिए कि 1503 की बड़ी अच्छी बात है, 1503 में जो पूरा दक्षिण भारत था, अगर उसका आप राजनीतिक परिवेश का अध्ययन करें तो आपको आश्चर्य होगा। पूरा दक्षिण भारत विंध्य के दक्षिण, साउथ ऑफ द विंध्याज विभाजित था। 3 राज्य, बहमनी साम्राज्य के 3 राज्य बड़े प्रमुख थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अहमदनगर के निजाम शाही, बीजापुर के आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही शासन बड़े शक्तिशाली थे। उस समय तक मराठा का उदय नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में मराठा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं था। मराठे या तो अहमदनगर में या बीजापुर में या गोलकुंडा में सर्विस कर रहे थे, अपन जीवन यापन कर रहे थे। और जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी शक्ति था, इन तीनों के बाद जो सबसे बड़ी शक्ति था वो था विजयनगर एम्पायर। लेकिन विजयनगर एम्पायर के इस समय में 1503 में और 5 में बहुत अच्छी राजनीतिक स्थिति नहीं थी, वो एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। इसके दूर दक्षिण जो है, केरल का जो स्टेट है, वहां भी छोटे छोटे राज्य थे, कई राज्यों में विभाजित ये दक्षिण भारत था। सबसे बड़ी बात है कि भारत यूरोप को वस्तुओं का निर्यात करता था, चाहे मसाला हो, चाहे सूती वस्त्र हो। काफी धन भी वहां से आता था। भारतीय काफी समृद्ध थे, कोई धन की कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जिस समुद्र मार्ग से इनका व्यापार होता था, उस समुद्र मार्ग पर इन्होंने कभी कोई राजनीतिक क्लेम नहीं किया। इनके पास वो जो इनका जो निर्यात होता था, व्यापार होता था, उस व्यापार में के लिए इन्होंने कोई तकनीकी विकास के बारे में नहीं सोचा था कि तकनीकी विकास किया जाए, अपने धन का उपयोग तकनीकी विकास के लिए किया जाए। ऐसा कुछ उनके पास आइडियोलॉजी भारतीयों के पास नहीं था, किसी भारतीय राज्य के पास नहीं था, किसी भारतीय राजा के पास नहीं था, ना ही यहाँ तकनीकी अध्ययन की कोई सुविधा भी डेवलप की गई थी। बहुत आश्चर्य की बात है। जब डी अल्मेडा आया तो देखा कि यहाँ तो कोई समुद्र पर तो किसी का कोई क्लेम ही नहीं है। उसने एक पॉलिसी बनाई, उसको कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? हेलो हेलो सर, ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी है और ये डी अल्मेडा ने दिया। एक इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत सबसे पहले पुर्तगाली ने कहा कि वी आर द सॉवरेन ऑफ द ओपन सी। समझ रहे हैं?
वी आर द सॉवरिन ऑफ द ओपन सी। दैट मीन्स पुर्तगाली समुद्र का अधिपति है, संप्रभु है। समझ रहे? अब भारतीयों को समुद्र में जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो मालिक है, उसके क्षेत्र से आपका जहाज गुजरेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कालीकट एकदम जो अरब सागर में अगर आपका जहाज जाएगा, चाहे कालीकट का जाए, चाहे आज के कर्नाटक का जाए, चाहे आज के महाराष्ट्र का जाए, गोवा का जाए, चाहे महाराष्ट्र का जाए, चाहे गुजरात का जाए, अगर अरब सागर में आपको जहाज भेजना है, अरब सागर से आपको जहाज भेजकर व्यापार करना है, तो आपको पुर्तगाली को टैक्स देना पड़ेगा। ये नीति डी अल्मेडा ने शुरू कर दी। समझ रहे? इसके बाद 1509 में एक नए गवर्नर आए, पुर्तगाली गवर्नर, उनका नाम था अल्बुकर्क। नाम ले जाइए। उसका नाम था अल्फांसो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माता भी कहा जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया, और गोवा जीता वो बीजापुर के हाथ से। बीजापुर को पराजित कर दिया 1510 में, और अपने जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से उठाकर गोवा स्थापित कर दिया। पंद्रह ईस्वी में पोर्चुगीज ने होर्मुज जीत लिया। होर्मुज लिखते जाइएगा। 1515 में पुर्तगालियों ने होर्मुज जीत लिया। अब होर्मुज जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, ये मैं बता रहा हूं लोकेशन। ये पर्शियन गल्फ के मुहाने पर स्थित है। (1526) में पुर्तगालियों ने मैंगलोर जीत लिया। (1535) में पुर्तगालियों ने दीव पर विजय प्राप्त कर ली, दीव जीत लिया। 1559 में 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर विजय प्राप्त किया। 1566 में पुर्तगालियों ने तुर्क के साथ एक संधि की। 1596 में डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और साउथ ईस्ट एशिया पर अधिकार कर लिया। अब चले आइए ये पुर्तगाली साम्राज्य था। 1600। अब चलते हैं हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बहुत अधिक नहीं, हम लोगों को फोकस करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर। लेकिन अब चलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं। लिखिए आप लोग भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी।
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ ट्यूडर, नाम लिखते जाइएगा, एलिजाबेथ ट्यूडर ने एक चार्टर दिया था। इस चार्टर के द्वारा 15 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। सोलह 8 ईस्वी में प्रथम बार कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा। हॉकिंस ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ट्यूडर वो जहांगीर से आगरा के किले में मिला। और आपको बता दें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हॉकिंस को तुर्की भाषा आती थी और मुगल बादशाह की जो मातृभाषा थी वो तुर्की ही थी, उन्हें भी तुर्की आती थी। तो जहांगीर और हॉकिंस के बीच में कोई इंटरप्रेटर नहीं था, कोई दुभाषिया नहीं था, क्योंकि दोनों तुर्की भाषा के जानकार थे। जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया। भव्य स्वागत हुआ जहांगीर का, हॉकिंस का। 400 का मनसब भी दिया ताकि वो अपना जो व्यक्तिगत खर्च है वो पूरा कर सके। जहांगीर ने एप्लीकेशन दिया, आवेदन किया कि मुझे व्यापार की, मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति दी जाए। हॉकिंस के इस आवेदन पर जहांगीर ने ध्यान नहीं दिया। कल मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी जब मैं मुगल बादशाह पढ़ रहा था कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के सामने आगरा के दरबार में अपने घुटने पर बैठकर व्यापार की इजाजत मांग रहा था। और जहांगीर ने पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण, स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण हॉकिंस को मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की इजाजत नहीं दी। इतना प्रभाव था पुर्तगालियों का। बेचारा अब क्या करता, उसके सामने कोई उपाय नहीं था। अब ये ब्रिटिश मूव करते हैं दक्षिण भारत की ओर, क्योंकि उस समय तक दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। वहां पर ऑलरेडी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा स्टेट था, मराठा का कोई नहीं था और कोई भी उपद्रव नहीं था। विजयनगर था, पुर्तगाली बहुत प्रभावी नहीं था। लेकिन पश्चिमी तट जो था वो किसी न किसी रूप में प्रभावित था, क्योंकि अहमदनगर पर जहांगीर की भी नजर थी और बराबर मुगल उस पर अटैक कर रहे थे। इसलिए वो पश्चिम तट के बजाय घूमकर पूर्वी तट पर आ गया और गोलकुंडा स्टेट के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, एकदम लिख लीजिए, 1611 1611 1611 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। कहां पर हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? रिपीट करने के लिए क्या रिपीट करना है बेटा, बताइए। तो सेंटेंस दोबारा बोल दीजिए। बोलो, पूछ लो, क्या रिपीट करना? अच्छा,
तो मैं रिपीट कौन सा सेंटेंस कर दूं, बताओ क्या छूट रहा है? 1611 सर्वप्रथम फैक्ट्री का निर्माण कहाँ हुआ? 1611 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, अभी वो आंध्रा में है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री गोलकुंडा सुल्तान के अनुमति से हुआ। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वजह थी कि जहांगीर पर पोर्तुगीज का इतना प्रभाव था। अच्छा, मोहित चिकारा जी पूछ रहे हैं कि अच्छा मोहित जी, आपका क्या प्रश्न है कि क्या वजह थी, क्या कारण था कि पुर्तगाली का इतना अधिक प्रभाव था मुगल बादशाह पर? अच्छा, एक बात सामान्य रूप से अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था, इसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको, आप लोग प्रश्न का जवाब सुनिएगा। प्रश्न पूछा है मोहित जी ने कि क्या कारण था कि जहांगीर पर पुर्तगालियों का इतना प्रभाव था? कारण धन था ना, क्योंकि पुर्तगाली जो सामान ले जा रहे थे तो मुगल बादशाह को उतनी ही मात्रा में धन दे जाते थे। प्रभाव का यही कारण था, व्यापार था। व्यापार का वो बहुत बड़ा एक रूट था, वो बहुत बड़ा कारजड़ था, बहुत बड़ा एक साधन था वो भारतीय ट्रेड का। उस समय तक तमाम ये लोग समाप्त हो चुके थे व्यापार में, इसीलिए व्यापारिक प्रभाव था। मिल गया मोहित जी आपको जवाब? अच्छा, दूसरी बात, अब मैं चल रहा हूं तो 1611 में मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। 1612 ईस्वी आ जाइए, एक चीज खूब बढ़िया से याद रखिएगा, तब 1612 लिखिएगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई। आपके पास ऑप्शन जाएगा सूरत भी और ऑप्शन रहेगा मसूलीपट्टनम भी। आपको एकदम स्पष्ट रूप से आंसर लगाना है मसूलीपट्टनम। दूसरा क्वेश्चन कभी काल पूछता है यूपीएससी बड़े इंटेलिजेंटली कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? वहां भी जवाब मसूलीपट्टनम ही होगा। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगाली आर्मेडा को अरब सागर में पराजित कर दिया और इससे प्रभावित होकर सूरत के तत्कालीन मुगल गवर्नर खुर्रम का नाम सुने? खुर्रम मतलब शाहजहां। सूरत के तत्कालीन गवर्नर खुर्रम ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में टेम्पररी अस्थाई फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी, जिसकी अनुमति जहांगीर ने भी दे दी। अभी अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। सूरत में कैसी फैक्ट्री है? टेम्पररी फैक्ट्री है। खूब बढ़िया से लिखिएगा अभी। चलिए आइए, अब 1615 आ जाइए। सर थॉमस रो 1615 में भारत आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। सर थॉमस रो ने निर्णय लिया कि आगरा में मुगल बादशाह से बात नहीं करनी है। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर अजमेर की यात्रा पर थे और वो अजमेर में मिलना पसंद किया। अजमेर में जहांगीर से सर थॉमस रो ने मुलाकात की। जहांगीर बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा चित्रकार था, मतलब आज तक उससे बेहतर चित्रकार कोई हुआ नहीं। तो थॉमस रो जहांगीर के लिए जो उपहार लेकर आया था उसमें यूरोप का कुछ पेंटिंग्स लेकर आ गया था। उसने बादशाह को उपहार यूरोपीय पेंटिंग्स भेंट किया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर इस पेंटिंग्स को तुम बहुत सुंदर कहते हो तो हमारे चित्रकारों के पेंटिंग्स को देखो वो कैसा है।
स्वयं बादशाह ने एक चित्र पेंट किया और कहा कि देखो ये पेंट हमारे चित्रकारों में तैयार है। जहांगीर के बारे में एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, आप लोग लिख लीजिएगा। जहांगीर को ओरिंथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ओरिंथोलॉजिस्ट कहा जाता है पक्षियों का विशेषज्ञ। अंग्रेजी में लिख लीजिए ओरिंथोलॉजिस्ट, कभी आपको प्रीलिम में ये फैक्ट्स काम करेगा। पक्षियों का विशेषज्ञ, उसे पक्षियों का बहुत अनुभव था और पक्षियों के बारे में बहुत विशद ज्ञान रखता था। कहा जाता है जहांगीर पक्षियों की भाषा भी समझता था, पता नहीं सत्य क्या है। स्वयं बहुत मतलब उस समय में विश्व स्तर में अगर किसी चित्रकार की बात की जाए तो जहांगीर से बेहतर कोई चित्रकार नहीं। तो थॉमस रो से अजमेर में मुलाकात हुई और थॉमस रो बातचीत करने में सफल रहा। कल्चरल सांस्कृतिक बात भी हुई और व्यापारिक बात करते करते उसने जहांगीर को प्रभावित किया और मुगल साम्राज्य में व्यापार की इजाजत प्राप्त कर दी, अनुमति प्राप्त कर दी। और सूरत का जो फैक्ट्री था, इस सूरत की फैक्ट्री को पहले अस्थायी था, टेम्पररी था, इसको स्थायी बना दिया और इस प्रकार 1615 ईस्वी से 1619 के बीच में 3 फैक्ट्री खुल गई। अहमदाबाद में फैक्ट्री खुली, आगरा में फैक्ट्री खुल गई और सूरत की फैक्ट्री भी स्थायी हो गई। अब देख लीजिए, शाहजहां का पीरियड आया 1627 में, जहांगीर की डेथ हो गई, शाहजहां आ गए। शाहजहां के काल में अंग्रेजों के मुगल बादशाह के साथ थोड़े मधुर संबंध हुए, इसलिए 1633 में बालासोर में फैक्ट्री स्थापना हुआ उड़ीसा में। 1650 में बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना हुगली में हो गई। 1651 में पटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री की स्थापित करने की इजाजत मिल गई। और एक बात मैं बीच में बताना भूल गया, एक ईयर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक चीज 1632 का ईयर लिखिए आप लोग, 1632, 1632 लिख लिया? बोलो हाँ या ना? यस सर। 1632। इसमें लिखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह, कल भी इस बात पर अपन चर्चा किए थे ना, गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने स्वर्ण फरमान या गोल्डन फरमान दिया 1632 में। 2 चीज डेट हम बता रहे हैं, अभी तब आगे बढ़ेंगे। मिल गया 1632। स्वर्ण फरमान का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? कि जो फरमान था वो सोने के प्लेट पर में इंस्क्राइब था, लिखा हुआ था, इसीलिए गोल्डन फरमान कहते हैं। स्वर्ण फरमान का क्या अर्थ होना चाहिए बताइए, पाएंगे? या तो लिख के बताइए या बोल के एक बार बता दीजिए फटाफट, जिनको बताना है। हेलो, गोल्डन फरमान का अर्थ क्या होना चाहिए? गोल्डन फरमान का अर्थ है रामानंद, चलो मैं वेट कर रहा हूं, कोई लिख रहा है तो फिर मैं भी बता रहा हूं फटाक से। स्टॉप कर दिया। चलो मैं बता रहा हूं, सुनिए। गोल्डन फरमान का अर्थ किसी गोल्डन पत्र पर, किसी सोने के पत्र पर में, प्लेट पर में कोई फरमान लिखकर नहीं दिया था कुतुब शाह बड़ा काई किस्म का आदमी था, वो सोना वोना किसी को देने वाला नहीं था, वो केवल लेना जानता था, ये मैं बता दूं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम व्यापारिक अवसर प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में गोल्डन फरमान कहा गया है। कहीं भी गोलकुंडा के रिकॉर्ड में, जो शाही रिकॉर्ड है, उसमें कहीं गोल्डन फरमान शब्द का उल्लेख नहीं है। इतना ही उल्लेख है गोलकुंडा के में कि ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुतुब शाह सुल्तान ने ये फरमान दिया। लेकिन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें देखा जाए तो उसमें उन्होंने 1632 के फरमान को गोल्डन फरमान कहा, बिकॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड रिसीव्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, कुतुब शाह। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कल भी मैंने बताया था कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के सीमा के अंदर बिना कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। लिख लिया इसको। 1632 में स्वर्णिम फरमान क्यों कहा जाता है, गोल्डन फरमान क्यों कहा जाता है, और इसके जो क्लाउज थे वो भी बता दिया आप लोगों को। आप लोग कल भी मैंने इसको बताया था, आज भी बताते हो। चले एक और चीजें आप लोग लिखिए। 1639 1639, इसके बगैर अधूरा रह जाएगा। 1639 1639 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानीय जमींदार ने मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, ये शहर लीज पर दे दिया। 1639 में तमिलनाडु के स्थानीय जमींदार ने मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर में, अब फिर लिखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया। FORT, फोर्ट सेंट, SAINT, सेंट जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज का निर्माण करवाया। और यह मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फोर्टिफाइड सेटलमेंट था या फोर्टिफाइड फैक्ट्री था। मतलब फोर्टिफाइड मतलब किला से बना हुआ, किला युक्त, किलाबंदी, दीवार से घिरा हुआ, सुरक्षित पहला फैक्ट्री मद्रास था। और मद्रास शहर के संस्थापक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही माना जाता है। सोलह 1650 में हम लोग चल रहे थे। 1651 में पटना हो गया। कासिम बाजार बंगाल में भी 1651 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हो गई। चलिए ये 1661 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेरिगांजा के साथ संपन्न हुआ। कैथरीन ऑफ बेरिगांजा, कैथरीन भी लिख दोगे तब भी सही है, इतना नाम, बड़ा नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन नाम सुन जरूर लीजिए। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड का मैरिज किसके साथ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेरिगांजा के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह में ब्रिटेन के राजा को मुंबई दहेज में प्राप्त हुआ। समझ रहे? 1669 में चार्ल्स सेकेंड ने
मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, 10 रुपये प्रति वर्ष के लीज पर दे, 10 पाउंड प्रति वर्ष के लीज पर दे दिया। इस प्रकार मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम उपनिवेश बन गया। एकदम लिखते जाइए इसको, भारत में प्रथम उपनिवेश कौन सा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? बॉम्बे। मुंबई मत लिखिएगा, बॉम्बे लिखिए। आपको मुंबई नहीं आएगा ऑप्शन में, बॉम्बे आएगा। बॉम्बे शहर की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी, लेकिन बाद में इसको विकसित किया ब्रिटिशों ने 1669 के बाद। यह पहला उपनिवेश है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, प्रथम उपनिवेश 1690 औरंगजेब मुगल एम्पायर बादशाह, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता, सुतनौती और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। कलकत्ता, सुतनौती और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। अब आप लोग ये बताइए मुझे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान प्रथमतः किसने दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी देने वाला प्रथम कौन था भारत में? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापना की अनुमति देने वाला कौन था? ये 3 क्वेश्चन है, बताइए कोई। कुतुबुद्दीन सुल्तान ने फरमान दिया था। अच्छा, कहां के सुल्तान ने? कुतुबुद्दीन शाह ने। कुतुब शाह कहां का सुल्तान था? कुली कुतुब शाह। यस, सही है। तो कहां का सुल्तान था? सर गोलकुंडा का। गोलकुंडा का सुल्तान था। तो एकदम इसी नाम को याद रखिएगा कि गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने ही मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति दी। इसी ने 1632 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया, ठीक है। लेकिन जमींदारी किसने दी? मुगल बादशाह ने दी। कौन सी जमींदारी है? कौन कौन प्लेस की? गोविंदपुर, सुतनौती और कालीकाता। कोलकाता नहीं, कालीकाता लिखिए। उस समय कोई कोलकाता नहीं था। मॉडर्न इंडिया में कोलकाता भूल जाओ। अभी कौन कौन सी जगह है? गोविंदपुर, सुतनौती और कालीकाता, 3 गांव की जमींदारी दी। इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को कितना पे करना था? 1200 रुपया प्रतिवर्ष पे करना पड़ता। इस जमींदार 3 गांव की जमींदारी के बदले में कितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी मुगल बादशाह को? 1200 रुपया प्रतिवर्ष। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है। देखिए 1290 में। अब ये बताइए 1290 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब 1608 में भारत आई थी, तो इसने ये इस समय क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, राइट। और 1690 में इसने भारत में एक नवीन चरित्र को ग्रहण कर लिया, एक नवीन आयाम ग्रहण कर लिया। वो नवीन आयाम क्या था? ये व्यापारी भी थी, और दूसरा नवीन आयाम क्या है? अब जमींदार भी बन गई। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द पार्ट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार कौन होता था? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक भाग होता था। तो बढ़िया से याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बार एक नवीन डायमेंशन जुड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैरेक्टर में भारत में। वो 1690 में था। अब वह जमींदारी भी प्राप्त करने लगी, और जमींदार मतलब टैक्स कलेक्ट करके मुगल के खजाने में जमा करती थी, और उसके बदले मुगल से क्या प्राप्त करता था? रेवेन्यू प्राप्त करता था, कमीशन प्राप्त करता था। समझ रहे? 1200 रुपया 3 गांव की जमींदारी, मतलब 1200 रुपया पे करने का मतलब क्या है? 3 गांव की जमींदारी का रेवेन्यू कितना था? 1200 रुपया।
1200 रुपए। समझ रहे? यस सर। अब चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1690 में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। 1717 अभी कल ही बताया था मैंने, फर्रुख सियर परसों, फर्रुख सियर का ने क्या दिया था इनको? 1717 का फरमान दिया था और बताया था फरमान की 3 शर्तें मैंने बताई थी आप लोगों को। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, आप लोग उस तीनों फरमान को निकाल के देख सकते हैं। 1717 के फरमान के द्वारा पहला जो उसमें मैंने बताया था वो ये था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। दूसरी जो शर्त मैंने बताई थी वो ये था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार के साथ इनको मिला था दस्तक जारी करने का अधिकार मिल गया। तीसरा शर्त मैंने बताया था 1717 के फरमान पलट की फैक्ट्री मिल गई। मिल गया। सूरत शहर इनको लीज पर मिला और इसके बदले ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक चिंता करना था, सूरत शहर के बदले 7,000 रुपया प्रतिवर्ष पे करना था मुगल बादशाह। हो गया। तो इतनी चीजें आपको, 3 चीजें मैंने 1717 के फरमान के बारे में पहले ही बता चुका हूं। ये सारी सुविधाएं प्राप्त की। अब आपको प्रश्न ये समझना है कि पूरे 1608 से लेकर 1717 तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई उसका सार ये है, समझना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया तो अपनी किस नीति का अनुसरण किया, उसका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति का और किस नीति का अनुसरण किया। तो उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ठीक। अपने व्यापारिक साम्राज्य को भारत में फैलाना, फैक्ट्री की स्थापना, दैट मीन्स व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करना, व्यापार का विस्तार भारत में करना। देखिए चारों तरफ व्यापार का विस्तार हो गया, लेकिन इस विस्तार के लिए उसने किस नीति का अनुसरण किया? उसने जो नीति का अनुसरण किया, उस नीति के अनुसरण में कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम। उसने सहयोग की नीति अपनाई, सहयोग किया भी और सहयोग लिया भी। भारतीय राजाओं, भारतीय जमींदारों, स्थानीय नागरिकों के साथ इसने अत्यधिक सहयोग किया और उनसे अपना सहयोग लिया भी और उस सहयोग से उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो जीता। स्थानीय लोगों का कॉन्फिडेंस जीता, यहाँ के सामंतों का, जमींदारों का कॉन्फिडेंस जीता, यहाँ के प्रशासनिक वर्गों का कॉन्फिडेंस जीता, यहाँ के सुल्तानों का कॉन्फिडेंस जीता, यहाँ के नवाबों का कॉन्फिडेंस जीता और इसके सहारे उसने अपना व्यापार एस्टैब्लिश कर दिया। तो साधन भी, उद्देश्य भी बता दिया और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस नीति का अनुसरण किया ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया है या नहीं? हेलो, यस सर। केस क्या था ये बताओ। उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। पहला उद्देश्य व्यापार करना। दूसरा उद्देश्य भारत में व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है। और इस दोनों उद्देश्य के लिए उसने साधन क्या अपनाया? नीति कौन सी अपनाई? सहयोगात्मक नीति अपनाई। मतलब नीति अपनाई। हाँ, सहयोग किया भी। किसके साथ सहयोग करना था? स्थानीय जनता के साथ, स्थानीय से, जमींदार के साथ, नवाब के साथ, प्रशासक वर्ग के साथ, बादशाह के साथ, सुल्तान के साथ, मतलब तमाम जो एक विभिन्न जो सामाजिक स्तर के लोग थे उस पर उसने अपना
प्रभाव दिखाया कि हम इतने अच्छे हैं, हम आपके साथ इतना अच्छा कर सकते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास भी जीता और अपना कॉन्फिडेंस भी दिया कि क्योंकि यहां पर एक कंपटीशन था। भारत में ऑलरेडी डच भी थे, फ्रेंच भी था और ब्रिटिश भी थे। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों के बजाय खुद को बेस्ट बताने के लिए इसने एक सहयोगात्मक नीति अपनाई और समूह को विश्वास, अपना विश्वास भी दिया और उन्होंने समूह का विश्वास प्राप्त भी किया। अब देखिए, अब शासन की व्यवस्था बदलेगी, अब नीति। लेकिन धीरे धीरे ये 100 वर्ष का इतिहास, इसका 100 वर्ष का काल बीत गया। अब इसको लगने लगा कि भाई ये जो मुगल बादशाह, यहां जो लोग युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध में कोई दम नहीं है, क्योंकि इनके पास वही परंपरागत लाठी भाले का युद्ध है। इनको तो कभी भी अच्छी सेना जो है वो पराजित कर सकती है, इनमें कोई दम नहीं है, ये लोग बेकार आदमी है। लेकिन अभी इनको ये लग रहा था कि अगर हम अभी इनके साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं तो ये अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ, फ्रेंच के साथ, डच के साथ मिलकर हमें भारत से बाहर भगा सकते हैं। समझ रहे हो? तो पहले जो है ये इंडियन जो बाजार जो है, इसमें मोनोपोली स्थापित करने के लिए एक एक करके जो डच और फ्रांसीसी कंपनी है, इसको भारत से बाहर कर दो या भारतीय बाजार में इसको प्रभावहीन कर दो, तब भारतीयों के साथ निपटा जाएगा। सबसे पहले इन्होंने फ्रांस के साथ शुरू किया। तो मैंने बताया था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत 1741-42 में। उस समय में मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। याद आ गया? लिखवाया था ना मैंने। चले आओ वहां से कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत। हेलो हेलो, सर। हाँ बोलो। तो वहां से ले आइए, वहां पर मोहम्मद शाह रंगीला में मैंने लिखवाया था ये बातें, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुई। मैंने वहां पर थोड़ी सी आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा। तो एक नहीं, 3 आंग्ल फ्रांसीसी 3 युद्ध है। अंग्रेज और फ्रेंच कंपनी के बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता युद्ध में बदल गए। नहीं क्या फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में युद्ध करने का अधिकार था? फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार था भारत में? इस प्रश्न का जवाब कौन देंगे? जल्दी बताइए। यहां पर तो अंजलि सिंह है, ज्योति सिंह है, मोहम्मद तवारक अली है, नरेंद्र है, राधिका है, रामानंद कुमार है, जतिन है, अंजलि सिंह है, अच्छा अंजलि सिंह है, नरेंद्र है, रंजन जी हैं, वरुण है, रंजन राज है, मोहित है। तो ये बताइए कि भारत में क्या ये ब्रिटिश और कंपनी और फ्रेंच कंपनी का युद्ध करने, कंपनी को भारत में युद्ध करने का अधिकार था? दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के हितों की रक्षा के लिए भारत में कौन जिम्मेवार था? जहांगीर तो नहीं था? जहांगीर 1741 में जहांगीर जिंदा रहेगा क्या? सर मोहम्मद शाह रंगाली जो थे वो रंगाली नहीं लिखिए, रंगीला बोलिए, रंगीला सॉरी। चलो कोई बात। तो जिम्मेवार आपको वहां पर किसी बादशाह का नाम नहीं है, क्योंकि बादशाह
वहां पर में भारतीय शासक आएंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा के लिए जो उत्तरदायी था भारत में, वो भारतीय शासक था, चाहे जो भी रहो जहां का। दूसरी बात कि फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने का कोई अधिकार नहीं था भारतीय क्षेत्र में, क्योंकि इस युद्ध करने का मतलब था कि भारतीय संप्रभुता को, भारतीय शासक की संप्रभुता को चुनौती देना। समझ रहे? तो ये सारी बातें हैं। कितना टाइम? चलो बच्चों, तो ये कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आंग्ल फ्रेंच संघर्ष से, और आप लोग इसको पढ़कर आइएगा। मैं तीनों संघर्ष बताऊंगा, जो एक 1741-42 में हुआ था, और दूसरा एक 1748 में हुआ था, और तीसरा 1757 से जो 7 ईयर वॉर्स हैं, तो ये चला था। तो ये हम आप लोगों को बताएंगे। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज थोड़ा सा टेक्निकली कुछ बात नहीं हम समझ पाए, इसी वजह से थोड़ा सा क्लास में लेट हुआ, बट टुमारो आई विल बी नॉट